बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे 10th क्लास बायोलॉजी से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है तग़ज़िया, ग़िज़ा की फ़राहमी का निज़ाम, न्यूट्रिशन फूड सप्लाइंग सिस्टम। इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अभी तो पूरा चैप्टर डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट देखिए, तमाम जानदार अज़वियों की नमो और मरम्मत के लिए ग़िज़ा ही ज़रूरी है। कई अज़वियों को जिस्म की हरारत बरकरार रखने के लिए भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। एक क़ल्बी अज़विये जैसे अमीबा से लेकर पेचीदा कसीर क़ल्बी अज़विये जैसे इंसानी जिस्म तक तमाम जानदार मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाई अशिया को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। इंसानी जिस्म में मौजूद खलियों को भी मुख्तलिफ़ अफ़ाल की अंजामदही के लिए हम अक़साम की अशिया बतौर ग़िज़ा दरकार होती है। एक अज़विये से दूसरे अज़विये में ग़िज़ा को हासिल करने का तरीक़ा मुख्तलिफ़ होता है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, कोई भी जानदार अज़विये यानी कि बकरी, कुत्ता या फिर इंसान, उनके नमू के लिए, उनकी मरम्मत के लिए क्या ज़रूरी है, ग़िज़ा ज़रूरी है। और हमारे जिस्म में जो हरारत है, वो हरारत को बरकरार रखने के लिए भी क्या ज़रूरत है, ग़िज़ा की हमें ज़रूरत है। और ये ज़रूरत सिर्फ इंसानों को है क्या, नहीं, छोटे से छोटे क़ल्बी अज़विये जैसे कि अमीबा बहुत छोटा होता है और एक क़ल्बी अज़्ज़ा में हमको पता है उसको भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। और अमीबा से लेकर पेचीदा कसीर क़ल्बी अज़विये जैसे कि हम हैं इंसान, हमको भी किसकी ज़रूरत पड़ती है, ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे निज़ाम पाए जाते हैं जैसे कि अज़बी निज़ाम या फिर दौरान खून का निज़ाम, हाज़मे का निज़ाम वग़ैरह। तो ये तमाम निज़ाम के जो अफ़ाल है, इसके अफ़ाल की अंजामदही के लिए हमें बतौर ग़िज़ा बहुत सारी अशिया दरकार होती है। और जो अज़विये हैं, एक अज़विये से दूसरे अज़विये में जो ग़िज़ा हासिल करने का तरीक़ा होता है वो मुख्तलिफ़ होता है। अज़विये क्या करते हैं, जो जानदार हैं वो अलग अलग तरीक़ों से ग़िज़ा को हासिल करते हैं। जैसे कि कोई घास फूस खाता है या फिर कोई गोश्तखोर होते हैं। तो इस तरह से जो ग़िज़ा है वो अलग अलग जानदारों को मुख्तलिफ़ ग़िज़ा की ज़रूरत होती है और उनको हासिल करने के तरीक़े भी मुख्तलिफ़ होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आप पिछली जमातों में मुताला कर चुके हैं कि मुख्तलिफ़ अज़विये किस तरह से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। 7th क्लास में इसकी डिटेल दी गई। दिगर तग़ज़ियाई अज़विये क्या हैं, दिगर तग़ज़ियाई अज़विये अपनी ग़िज़ा किस तरह हासिल करते हैं। तो दिगर तग़ज़ियाई अज़विये किसे कहते हैं, जो अपनी ग़िज़ा आप तैयार नहीं कर सकते, जो ग़िज़ा के लिए दूसरों पर इन्हिसार करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, दिगर तग़ज़ियाई अज़विये। जैसे कि मुख्तलिफ़ जानवर है या फिर इंसान है, ये क्या है, दिगर तग़ज़ियाई है। हमारे ग़िज़ा हम तैयार कर सकते क्या, नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या सवाल किया जा रहा है, ख़ुद तग़ज़ियाई अज़विये क्या हैं। ख़ुद तग़ज़ियाई अज़विये अपनी ग़िज़ा किस तरह हासिल करते हैं। ख़ुद तग़ज़ियाई अज़विये किसे कहते हैं, वो अज़विये जो अपनी ग़िज़ा आप तैयार करते हैं। जैसे कि पौधे क्या करते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं होते, बल्कि अपनी ग़िज़ा अपने आप सूरज की रोशनी के ज़रिए वो तैयार कर लेते हैं। और हम पौधों को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ़ जानवरों को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो जानवर है वो भी किसको ग़िज़ा के तौर पर यूज़ करते हैं, पौधों को। इस तरह से जो पौधे हैं वो तमाम जानदारों को ग़िज़ा भी मुहैया करते हैं और अपनी ग़िज़ा आप तैयार करते हैं। इसीलिए पौधों को कहा जाता है ख़ुद तग़ज़ियाई अज़विये, ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट देखिए, ख़ुद तग़ज़ियाई तग़ज़िया। हम जानते हैं कि ख़ुद तग़ज़ियाई अज़विये वो हैं जो कीमियाई मुरक्कबात की तालीफ़ के लिए शुआई तवन्नाई का इस्तेमाल करते हैं। ये चंद मक़वियात जैसे मादनियात और पानी को ज़मीन से और चंद गैसों को हवा से हासिल करते हैं और इन्हीं सादा अशिया से पेचीदा मुरक्कबात जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लहमियात और शहमियात वगैरह को तैयार करने की सलाहियत इनमें होती है। पौधों के ज़रिए तैयार करदा ये मुरक्कबात तकरीबन तमाम जानदार अज़वियों और जानवरों बशमूल इंसानों को तवन्नाई फ़राहम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो ख़ुद तग़ज़ियाई अज़विये हैं, यानी कि किसकी बात हो रही है यहाँ पर, पौधों की। पौधे क्या करते हैं, कीमियाई मुरक्कबात की तालीफ़ के लिए शुआई तवन्नाई का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए ये कीमियाई मुरक्कबात बनाते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। ये कैसे बनाते हैं, चंद मक़वियात जैसे कि मादनियात है और पानी है, ये ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। तो मादनियात और पानी को ये ज़मीन से हासिल करते हैं और कुछ गैसों को ये हवा से हासिल करते हैं। गैसेस कहाँ पाई जाती है, हवा में। तो हवा में मौजूद गैसों को हासिल करते हैं और पानी और मादनियात को ज़मीन से हासिल करते हैं। और ये क्या है, ये सादा अशिया है। इन्हीं सादा अशिया से ये क्या करते हैं, पेचीदा अशिया तैयार करते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स, शहमियात वगैरह, इनको तैयार करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ पौधों में ये सलाहियत पाई जाती है।
पौधे जो ये कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह तैयार करते हैं, तो पौधों के ज़रिए ये जो तैयार करदा मुरक्कबात है ये तमाम जानदारों को एक तवन्नाई फ्राहम करती है। किस तरह से? जो पौधे हैं उन पौधों को जानवर खाते हैं, जैसे कि बकरी वगैरह, और फिर वो बकरी को कौन खाता है? शेर वगैरह। तो इस तरह से क्या हो रहा है, जो पौधों से हासिल की गई तवन्नाई बकरी में मुंतकिल हुई थी वो बकरी से शेर में मुंतकिल हो गई। इसी तरह अगर वो बकरी को कोई और जैसे कि इंसान खाएंगे तो वो जो पौधों की तवन्नाई बकरी से किस में मुंतकिल होगी? इंसानों में। इस तरह जो पौधे हैं तमाम जानदार अजसाम को, तमाम जानदार अज़वियों को क्या फ़राहम कर रहे हैं? तवन्नाई फ़राहम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, तकरीबन तमाम अशिया जिन्हें हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं पौधों से ही हासिल होती है। अगर हम जानवरों के मुहासिलात प्रोडक्ट्स पर इन्हिसार करते हैं तो तब भी हमें ये मालूम है कि ये तमाम जानवर अपने ग़िज़ा के लिए पौधों पर मुनहसिर होते हैं, मगर पौधे अपने हयाती अमाल लाइफ प्रोसेसेस की अंजामदही के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा कि हम जो भी अशिया इस्तेमाल कर रहे हैं वो किससे हासिल हो रही है? पौधों से हासिल हो रही है। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं, हम तो जानवरों से इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जानवरों से तैयार होने वाले चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जानवर जो ग़िज़ा खा रहे हैं वो किससे ग़िज़ा हासिल हो रही है? पौधों से ही ना। तो पौधों से हासिल होने वाले ग़िज़ा जानवर खा रहे हैं, और जानवर के अगर कुछ तैयार करदा प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? वो पौधों से ही हासिल हो रहे हैं। लेकिन जो ये पौधे हैं तो ये अपने हयाती अमल के अंजामदही के लिए, मतलब ये किस तरह से आखिर ग़िज़ा तैयार कर रहे हैं वो हम देखेंगे। सदियों से साइंसदान इस बात का पता लगाने के लिए तहक़ीक़ात कर रहे हैं कि पौधे अपने हयाती अमल को कैसे अंजाम देते हैं। हम जानते हैं कि तमाम हयाती अमल में शुआई तरकीब ही एक वाहिद अमल है जो पौधों को तमाम जानदार अज़वियों का आफाकी ग़िज़ाई दहिंदा यूनिवर्सल फूड प्रोवाइडर बनाता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? जो पौधे हैं वो अपने हयाती अमल के लिए एक वाहिद चीज़ शुआई तरकीब के अमल से ही वो क्या करते हैं? अपने हयाती अमल की अंजामदही करते हैं। और जो पौधे हैं उसी के ज़रिए क्या बन गए हैं? वो आफाकी ग़िज़ाई दहिंदा, यानी कि वो तमाम जो भी अज़वी हैं उनको ग़िज़ा फ़राहम कर रहे हैं। इसीलिए उन्हें क्या कहा जा रहा है? आफाकी ग़िज़ाई दहिंदा या फिर यूनिवर्सल फूड प्रोवाइडर। वो फूड सबको प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा जा रहा है? यूनिवर्सल फूड प्रोवाइडर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर वॉन हेलमेट और दूसरे साइंसदानों का ख्याल था कि पौधे अपनी ग़िज़ा ज़मीन से ही नहीं बल्कि दूसरे ज़राए से भी हासिल करते हैं। शुरुआत में साइंसदानों को ये बात नहीं मालूम थी कि पौधे ग़िज़ा किस तरह हासिल करते हैं, तो वो लोग जब अंदाज़ा लगा रहे थे कि आखिर पौधे किस तरह से अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, क्या वो ज़मीन से हासिल करते हैं या फिर सूरज की रोशनी से या फिर हवा से, पानी से, तो वॉन हेलमेट और दूसरे साइंसदानों का ये ख्याल था कि जो पौधे हैं सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन से ही हासिल नहीं करते बल्कि दूसरे ज़राए भी तो हो सकते हैं ग़िज़ा हासिल करने के। ऐसा उनका ख्याल था, किनका? वॉन हेलमेट और दूसरे साइंसदानों का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शुआई तरकीब, फोटोसिंथेसिस। शुआई तरकीब वो अमल है जिसमें सब्ज़ लोनदाने यानी कि पिगमेंट्स क्लोरोफिल मादों की मदद से पौधे निहायत सादा गैर नामियाती अज्जा से सूरज की रोशनी को बतौर तवन्नाई का ज़रिया इस्तेमाल करते हुए पेचीदा नामियाती मादे तैयार करते हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? शुआई तरकीब क्या है? दरअसल एक अमल है जिसमें पौधे ग़िज़ा तैयार करते हैं। इतना तो सबको क्लियर होगा। तो वो किस तरह से हो रही है? जो सब्ज़ लोनदाने हैं यानी कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट मादों की मदद से पौधे क्या करते हैं? जो निहायत सादा गैर नामियाती अज्जा है यानी कि जो सूरज की रोशनी है उससे हासिल होने वाले जो भी तवन्नाई है उसको इस्तेमाल करते हुए जो सादा मादे थे जैसे कि हवा, पानी या फिर मादनियात, उसको क्या कर रहे हैं? पेचीदा मादों में तब्दील कर रहे हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह उसमें तब्दील कर रहे हैं। यहाँ पर सिंपली इतना याद रखिए कि जो पौधे हैं वो सादा नामियाती मादों को पेचीदा नामियाती मादों में तब्दील कर रहे हैं। किसकी मौजूदगी में? सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। और ये अमल में कौन मदद कर रहे हैं? क्लोरोफिल यानी कि सब्ज़ लोनदान, इनकी मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, शुआई तरकीब का अमल बहुत ही पेचीदा होता है। इसमें कई मराहिल होते हैं और कई दरमियानी मुरक्कबात इंटरमीडिएरी कंपाउंड्स बनते हैं।
क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, जो शुआई तरकीब का अमल है वो बहुत ही पेचीदा होता है और इसमें बहुत सारे मरहले भी होते हैं। डायरेक्टली हमको जो ग़िज़ा है वो तैयार नहीं होती, बल्कि दरमियान में बहुत सारे दरमियानी मुरक्कबात, इंटरमीडिएट कंपाउंड भी तैयार होते हैं। नेक्स्ट देखिए, गुज़िश्ता 200 साल के दौरान साइंसदानों ने शुआई तरकीब के लिए एक सादा मसावात पेश करने की कोशिश की है। 1931 में CB वैन नील ने एक मसावात पेश की और इसे फ़ौरन कबूल कर लिया गया, जो आज भी मुस्तमिल है, जिसको ज़ैल में दिया गया है। इसका ख्याल था कि कार्बोहाइड्रेट के हर सालिमे की तैयारी में एक पानी और एक ऑक्सीजन का सालिमा तैयार होता है। ये बहुत ही सादा मसावात है और ये शुआई तरकीब के पेचीदा अमल को सही तौर पर उकासी नहीं करती, फिर भी हम इसी मसावात का इस्तेमाल करेंगे। तो वो मसावात क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स CH2O प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो साइंसदान थे उन्होंने 200 साल के दौरान शुआई तरकीब के लिए एक सादा मसावात को पेश करने की कोशिश की। 1931 में CB वैन नील ने क्या किया, एक मसावात पेश की और इसको फ़ौरन क्या किया गया, कबूल कर लिया गया। जो CB वैन नील था उसका ये ख्याल था कि जब कार्बोहाइड्रेट्स की तैयारी की जाती है तो कार्बोहाइड्रेट के एक सालिमे की तैयारी में एक पानी का सालिमा भी तैयार होता है और साथ में एक ऑक्सीजन का सालिमा भी तैयार होता है। क्या क्या तैयार हो रहे हैं यहाँ पे? अगर कार्बोहाइड्रेट तैयार हो रहा है तो साथ में पानी और ऑक्सीजन का सालिमे भी तैयार होते हैं। और ये जो मसावत है बहुत ही सादा है, लेकिन जो शुआई तरकीब का अमल है वो बहुत ही पेचीदा होता है। नेक्स्ट देखिए, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। C6H12O6 ये क्या है? ग्लूकोज। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा, शुआई तरकीब का प्रोसेस क्या था, सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन देखा। अब यहाँ पर आगे आगे ये बताया गया है कि शुआई तरकीब में रोशनी किस तरह मददगार होती है, कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह से बनते हैं, पानी किस तरह से मददगार साबित होता है और जो क्लोरोफिल है वो कहाँ पाया जाता है। ये तमाम को एक के बाद एक डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट देखिए, वैन नील ने अर्गवानी सल्फ़र बैक्टीरिया पर तहक़ीक़ की और बतलाया कि शुआई तरकीब में रोशनी का अहम किरदार होता है। शुआई तरकीब में रोशनी का अहम किरदार होता है, किसने बताया? वैन नील। किसने? वैन नील। और जो सादा मसावात पेश की थी शुआई तरकीब के रिलेटेड, वो भी किसने पेश की थी? CB वैन नील ने। इसने क्या किया, इसने शुरुआती शय के तौर पर पानी के बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल किया। तब शुआई तरकीब के अमल के दौरान ऑक्सीजन के बजाय सल्फर का इखराज अमल में आया। क्या किया इसने? जो शुआई तरकीब का अमल है उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करने पर ऑक्सीजन खारिज होने के बजाय कौन सी गैस खारिज हो रही थी? सल्फर, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल किया गया था। बाद अज़ां इसने शुआई तरकीब के अमल को पौधों में दरियाफ्त किया और मज़कूरा वाला मसावात पेश की। इसके बाद रॉबर्ट हिल ने बतलाया कि पानी से ऑक्सीजन का इखराज होता है। तब मसावात को ज़ैल की शक्ल में तब्दील किया गया। तब्दीलियाँ अभी भी जारी हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, जो वैन नील ने मसावात पेश की थी उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड का सालिमा था और एक पानी का सालिमा था, और इन दोनों के अमल से क्या तैयार हो रहा था? पानी तैयार हो रहा था, साथ में ग्लूकोज तैयार हो रहा था और हवा खारिज हो रही थी। वो कौन सी थी? ऑक्सीजन गैस खारिज हो रही थी। फिर क्या हुआ, जो रॉबर्ट हिल ने क्या बताया कि पानी से ही ऑक्सीजन गैस का इखराज होता है। तब क्या किया गया, वो जो मसावात थी उसको तब्दील किया गया और ये तब्दीलियाँ क्या है, अभी भी जारी हैं। जो रॉबर्ट हिल ने मसावात को तब्दील किया वो कौन सी मसावात है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड के सालिमे, 12 पानी के सालिमे, रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या देते हैं? एक ग्लूकोज का सालिमा और 6 पानी के सालिमे और 6 ऑक्सीजन के सालिमात तैयार करते हैं। 6 carbon dioxide molecules, 12 water molecules in the presence of sunlight and chlorophyll gives 1 glucose molecule and 6 water molecule and release 6 oxygen gas molecules। नेक्स्ट देखिए, हम जानते हैं कि पौधे इब्तिदा में निहायत सादा मुरक्कबात जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की तारीफ़ करते हैं और इनके ज़रिए निहायत पेचीदा मुरक्कबात जैसे निशास्ता, सेलुलोज की तारीफ़ करते हैं। पौधे दूसरे तमाम मुरक्कबात जैसे कीमियात और चर्बी वगैरह की भी तारीफ़ करते हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? स्टार्टिंग में पौधे क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की तारीफ़ होने के बाद उसके ज़रिए क्या बनाते हैं? और पेचीदा मुरक्कबात जैसे कि निशास्ता, स्टार्च, सेलुलोज वगैरह की तारीफ़ करते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि पौधे कीमियात जैसे कि चर्बी की भी तारीफ़ करते हैं। पौधे जानवर है वो कार्बोहाइड्रेट्स तैयार नहीं कर सकते, इसके लिए इन्हें किस पर इन्हिसार करना पड़ता है? पौधों पर इन्हिसार करना पड़ता है। देखिए, फर्स्ट हम देखते हैं पत्तों में निशास्ता। एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है, उसे कहा जाता है निशास्ता यानी कि स्टार्च, जो पत्तों में मौजूद होता है। तो हम देखेंगे पत्तों में निशास्ते की मौजूदगी।
पत्तों में या फिर कोई भी जो ग़िज़ा है उसमें निशास्ता मौजूद है या नहीं है, ये किस तरह से मालूम किया जाता है। ये 7th क्लास में भी है, उसमें भी हमने पढ़ा है कि आयोडीन के महलूल को अगर हम किसी ग़िज़ा या फिर पत्ते पर या फिर कोई ग़िज़ाई अशिया पर अगर डालें जिसमें हम जानना चाह रहे हैं कि इसके अंदर निशास्ता मौजूद है या नहीं, तो क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। जब हम उस पर आयोडीन का महलूल डालेंगे तो उसका कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा ब्लूइश ब्लैक या फिर अरगवानी माइल सियाह रंग जो होता है ना, डार्क ब्लैक, ऐसे भी वो चेंज हो जाएगा। क्या डालने पर? आयोडीन का महलूल डालने पर। तो हम आयोडीन के ज़रिए पत्ते में मौजूद निशास्ते की जांच करेंगे कि पत्ते में निशास्ता मौजूद है या नहीं। इसके लिए सब में पहले एक पत्ते को मुंतखब करना होगा और वो नरम मुलायम हो, जो सूरज की रोशनी से अच्छी तरह तमास में आया हुआ हो। और फिर क्या करना होगा, एक बीकर में पानी डालकर एक इम्तिहानी नली में उस पत्ते को रखकर इम्तिहानी नली में मिथाइलेटेड स्पिरिट लेकर इस पत्ते में डालना होगा। जैसे कि देखिए हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, एक बीकर है, एक इम्तिहानी नली है, उसके अंदर पत्ता है और साथ में क्या है, मिथाइलेटेड स्पिरिट है। वो मिथाइलेटेड स्पिरिट डालने से क्या होगा, जब हम इस पत्ते को जोश देंगे तो उसके अंदर मौजूद जो भी क्लोरोफिल है वो तमाम क्लोरोफिल निकल जाएगा और पत्ता एक सफ़ेद रंग में तब्दील हो जाएगा। जब पत्ता सफ़ेद रंग में तब्दील हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, उस पत्ते को निकाल लेंगे और एक उथल तश्तरी में रखेंगे और फिर उस पत्ते को फैलाएंगे और उस पत्ते में चंद आयोडीन टिंक्चर या फिर अगर आयोडीन ना हो तो बेटाडीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आयोडीन या फिर बेटाडीन के कुछ ख़तरे उसमें डालेंगे और फिर थोड़ी देर तक उसका मुशाहिदा करेंगे। तो क्या होगा, वो जो पत्ता है, पत्ते में उसका कलर वाइट हो चुका था क्योंकि हमने उसके अंदर मिथाइलेटेड स्पिरिट डाली थी और फिर उसको उबाला था। उसके ज़रिए क्या हो गया था, वो पत्ता हल्का सफ़ेद रंग में तब्दील हो गया था। अब क्या होगा, जब हम उसके अंदर बेटाडीन या फिर आयोडीन का महलूल के चंद ख़तरे डालेंगे तो क्या होगा, वो पत्ते का रंग तब्दील हो जाएगा अरगवानी माइल सियाह रंग। आप ब्लैक या फिर ब्लूइश ब्लैक याद रखिए, इस तरह से उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो जब कलर चेंज होगा तो हमें क्या बात साबित होगी कि उस पत्ते के अंदर निशास्ता मौजूद है। क्लियर? समझ में आया आपको क्या किया हमने? फर्स्ट क्या किया, एक पत्ता लिया, उसको क्या किया, एक इम्तिहानी नली में डाला और इम्तिहानी नली में मिथाइलेटेड स्पिरिट को डाला और उस इम्तिहानी नली को एक बीकर में रखा और बीकर में बहुत सारा पानी डाला और फिर उसको उबाला। उबालने की वजह से क्या हुआ, जो मिथाइलेटेड स्पिरिट में पत्ता रखा हुआ था उस पत्ते का कलर चेंज होकर वाइट कलर में तब्दील हो गया। अब फिर हमने क्या किया, उस पत्ते को निकाल लिया और उस पर थोड़ा से आयोडीन के महलूल के ख़तरे डाले। आयोडीन के महलूल के ख़तरे किस लिए इस्तेमाल होते हैं कि वो निशास्ता उसके अंदर मौजूद है या नहीं उसकी जांच करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब हमने पत्ते पर आयोडीन के चंद ख़तरे डाले तो क्या हुआ, वो पत्ते का रंग तब्दील हो गया। इससे हमें क्या बात साबित हुई कि उस पत्ते के अंदर निशास्ता मौजूद है। नेक्स्ट देखिए, शुआई तरकीब के अमल के लिए दरकार ज़रूरी अवामिल। आपके ख्याल में कार्बोहाइड्रेट्स की तैयारी के लिए शुआई तरकीब के अमल में कौन सी अशिया ज़रूरी है? यहाँ पर इशारा दिया गया है वैन नील की पेश करदा मसावत। उसमें क्या क्या मौजूद था? उसके अंदर पानी था, हवा थी, सूरज की रोशनी थी, क्लोरोफिल था, ये तमाम चीज़ें उसमें मौजूद थी। तो ये तमाम चीज़ें शुआई तरकीब के अमल के लिए दरकार ज़रूरी अवामिल है। हम एक एक करके इनका मुताला करेंगे। सब में पहले पानी और शुआई तरकीब। क्या है? पानी और शुआई तरकीब। वैन हेलमेंट ने दरियाफ्त किया था कि पौधे की कमियत में इजाफे के लिए पानी अहम रोल अदा करता है। जो पौधा है उसकी जो कमियत है उसमें इजाफा होता है पानी के ज़रिए। ये किसने कहा? वैन हेलमेंट ने दरियाफ्त किया था। इस वक्त शुआई तरकीब के अमल से वो वाकिफ़ नहीं था। ये बहुत पुरानी बात है जो वैन हेलमेंट ने कही थी। उस वक्त ये जो शुआई तरकीब का अमल है इससे साइंसदान वाकिफ़ नहीं थे। फिर भी जो वैन हेलमेंट है उसने क्या कहा था, जो पानी है पौधे की कमियत में इजाफा करता है। बाद अज़ां ये मालूम हुआ कि पौधे की कमियत जो प्लांट मास या अशिया में इजाफा होता है शुआई तरकीब के अमल की वजह से होता है। पहले वैन हेलमेंट ने क्या कहा, पौधे की कमियत में इजाफा पानी के ज़रिए होता है। बाद में क्या मालूम हुआ, जो पौधे की कमियत है यानी कि जो प्लांट का मास है या फिर उसके अंदर जो अशिया है उसमें इजाफा किसके ज़रिए होता है, जो शुआई तरकीब का अमल है उसकी वजह से उसमें इजाफा होता है। ये बाद में मालूम किया गया। नेक्स्ट देखिए, हवा और शुआई तरकीब। जोसेफ प्रेस्ली 1733 to 1804 ने साल 1770 में सिलसिलेवार तजुर्बात अंजाम दिए जिससे सब्ज़ पौधों की नशोनुमा में हवा की ज़रूरत का इंकशाफ हुआ। उस वक्त साइंसदानों को शुआई तरकीब के अमल से वाकफियत नहीं थी। जैसा कि आपको याद होगा, प्रेस्ली ने 1774 में ऑक्सीजन की दरियाफ्त की। लेवॉइजर ने इसको 1775 में ऑक्सीजन का नाम दिया।
तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो जोसेफ प्रेस्ली है इन्होंने 1770 में क्या किए, सिलसिलेवार तजुर्बात अंजाम दिए और जो पौधे हैं, सब्ज़ पौधों की जो नशोनुमा है उसमें हवा की कितनी ज़रूरत होती है वो बात मालूम करने में इन्होंने बहुत ही अहम रोल अदा किया। और उस वक्त जो साइंसदान थे उनको किसी को भी नहीं पता था कि ये शुआई तरकीब क्या है, ये अमल भी वाक़ होता है या नहीं, इस तरह से मालूमात उनके अंदर नहीं थी। तो उस दौरान जोसेफ प्रेस्ली ने क्या किया, 1774 में ही उन्होंने ऑक्सीजन को दरियाफ़्त किया, लेकिन उसका नाम नहीं रखा, सिर्फ उन्होंने गैस को दरियाफ़्त किया। वो गैस कौन सी थी, ऑक्सीजन थी। फिर एक साल बाद 1775 में लेवॉइजर ने क्या किया, उस ऑक्सीजन यानी कि उस गैस को ऑक्सीजन का नाम दे दिया गया। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, फर्स्ट गैस दरियाफ़्त हुई 1774 में जोसेफ प्रेस्ली के ज़रिए, वो गैस को ऑक्सीजन का नाम दिया गया 1775 में लेवॉइजर के ज़रिए। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर जो जोसेफ प्रेस्ली का तजुर्बा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तजुर्बा है। देखिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर बंद घंटी नुमा एक इस्तेवाना लिया और उसमें क्या किया, एक चूहे को रखा और एक मोमबत्ती को रखा। जो चूहा था वो मर गया और जो मोमबत्ती थी वो बुझ गई। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, एक पुदीने का पौधा लिया और जो इस्तेवाना था, घंटी नुमा इस्तेवाना, उसमें पुदीने के पौधे को रखा, एक चूहे को रखा और एक मोमबत्ती को रखा। अब ना ही मोमबत्ती बुझी और ना ही वो चूहा मरा, यानी कि जो चूहा था वो जिंदा था और बैरूनी जानिब जो सिलगाई हुई मोमबत्ती थी वो मुसलसल क्या कर रही थी, जल रही थी। इसके ज़रिए प्रेस्ली ने मफरूज़ा क़ायम किया कि जानवरों के अमल तनफ़ुस और मोमबत्ती के जलने से हवा की हुय्यत में होने वाली तब्दीली को पौधे बहाल करते हैं। यानी कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, जो जानवर है, यहाँ पर चूहे को रखा गया था, वो भी तो एक जानवर है ना। तो जानवरों का जो अमल तनफ़ुस है, जो सांस लेते हैं जानवर, वो, और जो मोमबत्ती का जलना है उसके लिए जो हवा ज़रूरी है, इसमें होने वाली तब्दीली को किसकी मदद की ज़रूरत है, पौधों की। प्रेस्ली के तजुर्बे से ये बात साबित होती है कि इसमें गैसों का तबादला वाक़ होता है और पौधों से खारिज होने वाली गैस जानवरों की बका और जलने में मदद देती है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, प्रेस्ली ने जो तजुर्बा किया था उससे क्या बात साबित हुई, जो ये घंटीनुमा इस्तेवाने में पौधे और जानवरों और मोमबत्ती को रखा गया था, वहाँ पर क्या हो रहा था, गैसों का तबादला हो रहा था। ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का यहाँ पर तबादला हो रहा था। और जो पौधों से खारिज होने वाली गैस है वो किसको मदद कर रही थी, जानवरों की बका, और जो जल रही थी मोमबत्ती यानी कि जलने में भी वो गैस मददगार साबित हो रही थी। अभी तक यहाँ पर वो गैस ऑक्सीजन थी ये मालूम नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो गैस, तो दरअसल वो गैस कौन सी थी, ऑक्सीजन ही थी। पौधे हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को शुआई तरकीब के लिए और ऑक्सीजन को अमल तनफ़ुस में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जो पौधे होते हैं, पौधों में बड़ी मकदार में दहन, स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा क्या है, पत्तों में जो कोना होता है, कोने, वहाँ पर दहन, छोटे छोटे होल्स, सुराख पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है दहन या फिर स्टोमेटा। ये पत्तों में जो गैसेस है उसके तबादले में मददगार साबित होते हैं और ट्रांसपिरेशन, अमल सरियान में भी ये मददगार साबित होते हैं। कौन, स्टोमेटा या फिर दहन। तो यहाँ पर देखिए पौधे में बड़ी मकदार में दहन पाए जाते हैं जिसके ज़रिए जब वो खुलते हैं तो गैसों का तबादला करते हैं। इसके अलावा पौधों की जो जड़ें और तनों की जो ढीली पावतें हैं वहाँ से भी गैसों का तबादला अमल में आता है। शुआई तरकीब और अमल तनफ़ुस में इस्तेमाल होने वाली गैसों का इंतखाब दरअसल इस अमल को अंजाम देने वाले अज़वीचों यानी कि ऑर्गेनल्स की सतह पर ही होता है। जो शुआई तरकीब है और जो अमल तनफ़ुस है उसमें इस्तेमाल होने वाली जो गैसेस है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका इंतखाब किसके ज़रिए हो रहा है यहाँ पर, उसके जो अमल को अंजाम देने वाले अज़वीचे हैं, ऑर्गेनल्स है यानी कि क्लोरोफिल वगैरह, उसके ज़रिए ही हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे शुआई तरकीब के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। मोल का निस्फ पत्ते का तजुर्बा, मोल्स हाफ लिफ एक्सपेरिमेंट। तो देखिए यहाँ पर मोल ने क्या किया, एक पौधे को लिया और उसके एक पत्ते को मुंतखब किया और उस पत्ते को क्या किया, एक कांच की छोटी सी बॉटल में डाला और उस बॉटल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के महलूल को डाला। क्यों डाला, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का महलूल है वो क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जज्ब कर लेता है। तो जो आधा पत्ता था उसको क्या किया, बॉटल के अंदर रखा और इसको इस तरह से बंद किया कि ऊपर की जो भी हवा वगैरह है उसके अंदर ना जा सके। और पत्ते का जो दूसरा आधा हिस्सा था उसको हवा और रोशनी हासिल थी। क्या क्या यहाँ पर, आधे पत्ते को बॉटल के अंदर रखा और आधे पत्ते को हवा की रोशनी में खुला छोड़ दिया। फिर उसके बाद में क्या किया, आयोडीन का टेस्ट किया। आयोडीन का टेस्ट किस तरह किया जाता है, आयोडीन के महलूल को पत्ते पर डाला जाता है। तो आयोडीन का टेस्ट करने पर क्या हो गया, जो पत्ते को खुली रोशनी में रखा गया था उस पर जब आयोडीन के खतरे गिरे तो वो पत्ता नीले रंग में तब्दील हो गया। ठीक है, नीले सियाह रंग में तब्दील हो गया, यानी कि उस आधे पत्ते में क्या है, निशास्ता मौजूद है, यानी कि वहाँ पर शुआई तरकीब का अमल अंजाम पाया है। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो आधा पत्ता वो जो बॉटल के अंदर था उसका रंग तब्दील नहीं हुआ, वो बेरंग ही रहा। इससे हमको क्या बात समझ में आई कि जो शुआई तरकीब का अमल है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे रोशनी और शुआई तरकीब। कार्बन और हाइड्रोजन के अंसर ऑक्सीजन से तामुल करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तैयार होता है और तवन्नाई खारिज होती है। ये हमने देखा, कार्बन और हाइड्रोजन के अंसर ऑक्सीजन से तामुल करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तैयार होता है और साथ में क्या खारिज होती है, तवन्नाई खारिज होती है। तो अगर ये अमल उल्टा हो जाए तब क्या होगा? उस वक्त क्या होगा जब ऑक्सीजन शुआई तरकीब के दौरान बनती है और दोबारा हवा में शामिल हो जाती है। दर हकीकत साइंसदानों ने इस बात से भी वाक़फियत हासिल कर ली है कि इसी तरह तवन्नाई की हालत भी बिलअक्स होती है। ऑक्सीजन के बनने में क्या होती है, तवन्नाई इस्तेमाल होती है। इसका मतलब ये है कि पौधों को ऑक्सीजन को बनाने के लिए भी तवन्नाई दरकार होती है। तो ये तवन्नाई कहाँ से हासिल होती है? क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, जो पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं बनाने के लिए तवन्नाई की ज़रूरत होती है, तो वो जो ऑक्सीजन बनाने के लिए तवन्नाई दरकार होती है वो कहाँ से हासिल होती है? इस सवाल का जवाब वलंदीजी साइंसदान जॉन इंजनहाउस ने दिया 1730 to 1799 इनका अरसे हयात। ये जानने के लिए कि पौधे ऑक्सीजन को किस तरह तैयार करते हैं इसने मुसलसिल तजुर्बात किए। किसने? साइंसदान जॉन इंजनहाउस ने। किया जानने के लिए कि पौधे जो है ऑक्सीजन को कैसे तैयार कर रहे हैं वो जानने के लिए जो इंजनहाउस था उसने बहुत सारे तजुर्बात किए। 1779 में उसने देखा कि रोशनी की मौजूदगी में पौधे ऑक्सीजन तैयार करते हैं। इंजनहाउस ने आबी पौधे हाइड्रोला पर अपने तजुर्बात के जरिए बतलाया कि रोशनी की मौजूदगी में सब्ज हिस्सों के अतराफ छोटे छोटे बुलबुले तैयार होते हैं जो तारीकी के वक्त नहीं पाए जाते। इसने ये भी बतलाया कि बुलबुलों में मौजूद गैस दरअसल ऑक्सीजन ही थी। इसके बारे में नीचे डिटेल में तजुर्बा दिया गया है, वो हम पढ़ेंगे जब हमें ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि वो बुलबुले किस तरह तैयार हुए थे। 20वीं सदी की इब्तिदा में एंजन मैन ने इससे मुताल्लिक़ मज़ीद तस्दीक करते हुए शुआई तरकीब की आज़म तरीन शरह के नुक्ते की निशानदही की। इस मकसद के लिए इसने अलजी के पौधे का फीता स्ट्रैंड लेकर इसे मुख्तलिफ रंगों की रोशनी में रखा। वो मुख्तलिफ रंग कौन से थे जो आमतौर पर खौसे ख़ज़ा में देखे जाते हैं। इसके बाद उसने ऑक्सीजन हसास बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके उसे ज़्यादा हिद्दत वाली सुर्ख और नीली रोशनी में रखा। इस तजुर्बे से शुआई तरकीब के अमल में नूर के असरात का मुताला करने में पेशरफ्त हुई। पौधों में मुख्तलिफ रंगों के मुरकबात यानी अलवान और नूरी तवन्नाई के पौधों में इस्तेमाल को वाज़े किया। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। दरअसल ये एक साइंसदान एंजलमैन का तजुर्बा है जिसमें उसने जो रोशनी के असरात है वो किस तरह से होते हैं, शुआई तरकीब में रोशनी या फिर नूर के असरात का मुताला करने के लिए एंजलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया, सबसे पहले इसने एक अलजी के फीते को लिया, अलजी का जो पौधा होता है उसके एक फीते को लिया, यानी कि एक स्पाइरोगायरा जो एक अलजी है उसको लिया, उसको एक साइड रखा और उसके साइड में क्या किया, एक प्रिज्म लिया, यानी कि जिसे हम मंशूर कहते हैं, मंशूर को लिया। और जैसा कि आपको पता है जब मंशूर में से हम सफ़ेद रोशनी को गुजारते हैं तो वो रोशनी क्या होती है, मुनक़सिम हो जाती है और खौसे ख़ज़ा के जो रंग होते हैं वो हमको ज़ाहिर होते हैं, यानी कि विबजॉर जो अलग अलग किस्म के रंग होते हैं वो हमको ज़ाहिर होते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया, एक अलजी का फीता स्पाइरोगायरा को लिया गया और एक साइड क्या लिया गया, एक प्रिज्म मंशूर लिया गया और उसमें से रोशनी गुजारी गई। और जो ये अलजी का पौधा है, छोटा सा फीता लिया गया था, उसके साइड में क्या किए गए, बैक्टीरिया रखे गए जो कि ऑक्सीजन हसास बैक्टीरिया थे, यानी कि ऑक्सीजन हसास बैक्टीरिया मतलब जिसको ऑक्सीजन चाहिए वैसे बैक्टीरिया को यहाँ पर रखा गया। और जब प्रिज्म से सफ़ेद रोशनी गुजारी गई तो क्या देखा, जो यहाँ पर बैक्टीरिया रखे गए थे उसके सामने क्या था, अलजी का फीता, यानी कि एक पौधा था, उसमें शुआई तरकीब का अमल तो होता है पौधे के अंदर, तो उसमें शुआई तरकीब का अमल हुआ और जो ऑक्सीजन हसास बैक्टीरिया थे वो दो रंगों के करीब जम गए। जहाँ जहाँ पर ये दो रंगों की रोशनी पाई जाती थी वहाँ पर ये ऑक्सीजन हसास बैक्टीरिया आकर जम गए। वो दो रंग कौन से थे, सुर्ख और नीला रंग। जहाँ जहाँ भी सुर्ख और नीला रंग था वहाँ पर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया थे। ऐसा नहीं था कि दूसरे कलर्स के पास बैक्टीरिया नहीं थे, वहाँ पर भी थे, लेकिन सब में ज़्यादा बैक्टीरिया कहाँ पर पाए गए, सुर्ख और नीले रंग की रोशनी जहाँ जहाँ पर पड़ रही थी वहाँ पर। इससे क्या बात साबित हुई कि जो नीली और सुर्ख रंग की रोशनी है वो शुआई तरकीब के अमल में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है और इस रोशनी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन गैस खारिज होती है और शुआई तरकीब का अमल भी बहुत ज़्यादा होता है।
क्लियर। तो पहले क्या किया गया यहाँ पर, एक पौधे को लिया गया अलजी का, ऐसा पौधा जिसके अंदर शुआई तरकीब का अमल वाक़ होता हो, वैसे पौधे को लिया गया और उसके साइड में क्या रखा गया, एक मंशूर यानी कि प्रिज्म रखा गया और उसमें से सफ़ेद रोशनी गुजारी गई। जब प्रिज्म से रोशनी मुनक़सिम हुई और मुख्तलिफ रंग यहाँ पर ज़ाहिर हुए तो जो हसास बैक्टीरिया अलजी के फीते के साइड में रखे गए थे वो क्या हुए, नीले और सुर्ख रंग की रोशनी जहाँ जहाँ पड़ रही थी वो वहाँ पर आकर जम रहे थे। इससे ये बात साबित हुई कि नूर का असर कितना ज़रूरी है शुआई तरकीब के लिए और नीली और सुर्ख रोशनी कितनी ज़्यादा अहम है शुआई तरकीब के लिए, ये बात साबित हुई। ये एक्सपेरिमेंट, ये तजुर्बा किसने किया, एंजलमैन ने किया। नेक्स्ट हम देखेंगे रोशनी की मौजूदगी में शुआई तरकीब के दौरान ऑक्सीजन तैयार होती है। अब ये तजुर्बा किसने किया था, ये इंजन हाउस ने किया था। जो पहले हमने तजुर्बा देखा रोशनी का वो किसने किया था, एंजलमैन ने किया था। अब ये तजुर्बा जो हम देखने जा रहे हैं, रोशनी की मौजूदगी में शुआई तरकीब के दौरान ऑक्सीजन तैयार होती है, ये किसने किया, इंजन हाउस ने किया था 1779। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या किया गया, एक मनखारा लिया गया, उसमें पानी भरा गया और उस पानी भरे हुए मनखारे के अंदर एक आबी पौधा लिया गया, चाहे वो हाइड्रेला हो या फिर एलोडिया वगैरह। उस आबी पौधे को उसमें रखा गया, उसके ऊपर एक खीफ रखी गई उल्टी और फिर उसके ऊपर क्या किया गया, एक इम्तिहानी नली ली गई और उसमें पानी भरा गया और उस इम्तिहानी नली को उस उल्टी खीफ के ऊपर रखा गया, जैसा कि आप शक्ल में देख सकते हैं। इस तरह के 2 खीफ लिए गए और एक को तारीकी में रखा गया, रोशनी जहाँ पर गैर मौजूद हो, और एक को रोशनी में रखा गया, सूरज की रोशनी में, और इसको 2-4 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दिया गया। वो आला जो सूरज की रोशनी में रखा हुआ था उसकी इम्तिहानी नली के ऊपरी हिस्से में पानी की जगह हवा जमा हो गई और वो हकीकत में वो हवा कौन सी थी, एक गैस थी और वो गैस कौन सी थी, ऑक्सीजन थी। और जो तारीकी में रखा गया था उसमें इस तरह से कुछ भी पानी के ऊपर हवा या फिर गैस जमा नहीं हुई। अब क्या किया गया, जो इम्तिहानी नली के ऊपर गैस जमा हो गई थी वो कौन सी गैस है ये जानने के लिए एक दिया सिलाई या फिर मोमबत्ती ली गई और इसको इम्तिहानी नली में दाखिल करा गया। तो क्या हुआ, वो शोलों के साथ भड़ककर जल उठी, यानी कि कौन सी गैस जलने में मदद देती है, ऑक्सीजन। तो इससे हमें क्या पता चला कि उस इम्तिहानी नली में मौजूद गैस क्या है, ऑक्सीजन है। और पौधे शुआई तरकीब के दौरान ऑक्सीजन गैस तैयार करते हैं, ये बात हमें साबित हो गई इस तजुर्बे के ज़रिए। ये तजुर्बा किसने किया था, इंजन हाउस ने किया था। क्या किया गया, यहाँ पर एक मनखारा लिया गया, उसके अंदर एक हाइड्रेला यानी कि आबी पौधे को रखा गया, उसके ऊपर एक खीफ रखा गया और उसके ऊपर पानी से भरी हुई इम्तिहानी नली रखी गई। जब उस आबी पौधे के अंदर शुआई तरकीब का अमल वाक़ हुआ तो उसके अंदर से क्या खारिज हुई, ऑक्सीजन गैस खारिज हुई। क्योंकि वो आबी पौधे के ऊपर इम्तिहानी नली थी तो ऑक्सीजन गैस कहाँ जमा हो गई, इम्तिहानी नली के ऊपरी हिस्से में। इसको 2-3 घंटे के बाद जब देखा गया, किस तरह से देखा गया, एक दिया सिलाई या फिर मोमबत्ती वगैरह से जब आग लगाई गई तो वो जो ऊपरी सतह थी वो क्या हो गई, जल उठी इम्तिहानी नली की। तो इससे ये बात साबित हुई कि शुआई तरकीब के दौरान कौन सी गैस तैयार होती है, यानी पौधे कौन सी गैस खारिज करते हैं, ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं। ऑक्सीजन गैस जलने में मददगार साबित होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक तजुर्बा, सब्ज़ पौधों में निशास्ते की तैयारी के लिए सूरज की रोशनी ज़रूरी है। देखिए इस तजुर्बे का नाम है सियाह कागज़ का तजुर्बा। तो इस तजुर्बे में क्या किया गया, एक पौधा लिया गया और उस पौधे के एक पत्ते पर कुछ नमूना काटकर उसे ढांक दिया गया ताकि उसमें से जो सूरज की रोशनी है उसका गुजर ना हो सके। फिर इसको इसी तरह कुछ घंटों तक छोड़ दिया गया। जब कुछ घंटों के बाद उसको देखा गया, उस पर आयोडीन के ख़तरे डाले गए ताकि उसमें निशास्ता मौजूद है या नहीं देखा जाए। तब क्या हुआ, जो उस पत्ते पर जो पेपर हमने ढांका था उस पर आयोडीन की जांच करने पर वो बेरंग रहा और उसके जो अतराफ़ के पत्ते हैं वो नीले रंग में तब्दील हो गए, यानी कि नीले सियाह रंग में तब्दील हो गए। इससे क्या बात पता चली, जो निशास्ते की तैयारी होती है सब्ज़ पौधों में उसके लिए क्या ज़रूरी है, सूरज की रोशनी ज़रूरी है। ये बात साबित हुई। किस तरह से साबित हुई, सियाह कागज़ के तजुर्बे के ज़रिए। क्या किया हमने, एक पौधा लिया, उसके पत्ते को कोई एक नमूना बनाकर ढांक दिया, 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया, फिर उस पर क्या किया गया, आयोडीन का टेस्ट किया गया। तो जो पत्ता सूरज की रोशनी में था उस पर ब्लू या सियाह रंग उसमें तब्दील हो गया, लेकिन जो पत्ता ढांका हुआ था वो बेरंग रहा। तो इससे क्या बात साबित हुई, जो पत्ता ढांका हुआ था जिस पर सूरज की रोशनी का गुजर नहीं हो सका था वहाँ पर निशास्ते की तैयारी नहीं हुई। निशास्ते की तैयारी के लिए सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोरोफिल और शुआई तरकीब। इंजन हाउस ने शुआई तरकीब से मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात के लिए कई तजुर्बात अंजाम दिए। इसने बतलाया कि सिर्फ सब्ज़ पौधों के हिस्से ही शुआई तरकीब का अमल अंजाम देते हैं।
क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, जो इंजन हाउस था उसने जो शुआई तरकीब का अमल है उससे मुताल्लिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए क्या किए, बहुत सारे तजुर्बात किए। लेकिन इसने क्या बताया कि जो पौधों में सब्ज़ हिस्से होते हैं ग्रीन कलर, वही शुआई तरकीब का अमल अंजाम देते हैं। लेकिन कुछ पौधों में तो सब्ज़ हिस्से होते ही नहीं, यानी कि कुछ पौधों में पत्तों का कलर भी डिफरेंट होता है, हरा नहीं होता। फिर उसमें कैसा होता है शुआई तरकीब का अमल? तो देखिए यहाँ पर 20वीं सदी के वस्त तक कई तजुर्बात के बाद इंजन हाउस की तजावीज़ कबूल इस वक्त की गई जब साइंसदानों ने पत्ते में शुआई तरकीब के अमल के मुकाम की निशानदही की और इसको अलहदा भी किया। इंजन हाउस की पेश करदा तजावीज़ के तकरीबन 4 दहों बाद ही साइंसदानों ने सब्ज़ मादे को अलहदा करके उसकी फितरत का मुशाहिदा किया और दरियाफ्त किया कि इसी मादे के ज़रिए शुआई तरकीब का अमल वाक़ होता है। ये उस वक्त मुमकिन हुआ जब 1817 में कैनवेंटोन और पेलेटियर, दो साइंसदानों ने सब्ज रंग के मादे को अलहदा एक्सट्रैक्ट किया और इसको क्लोरोफिल का नाम दिया, जिसके माने सब्ज पत्ते के हैं। इस बात का भी पता चला है कि सब्ज अलवान के अलावा दूसरे अलवान भी शुआई तरकीब के अमल में मददगार होते हैं, जो सूरज की शुआओं को हासिल करके क्लोरोफिल तक पहुँचाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इंजन हाउस ने तो पहले बता दिया कि सब्ज़ जो हिस्से हैं पौधे के वहीं पर शुआई तरकीब का अमल वाक़ होता है, लेकिन उसको कबूल कब किया गया? 4 दहों के बाद में कबूल किया गया। कब? जब ये दरियाफ्त किया गया कि जो शुआई तरकीब का अमल है एक मादे की वजह से होता है और वो मादे को एक्सट्रैक्ट किया गया, अलहदा किया गया और उसको क्लोरोफिल का नाम दिया गया। किसने दिया? कैवेंटोन और पेलेटियर ने 1817 में। 1817 में क्या किया कैवेंटोन और पेलेटियर ने? इन दोनों ने सब्ज रंग का जो मादा होता है उसको अलहदा किया और उसको क्लोरोफिल का नाम दिया। क्लोरोफिल के माने क्या है? सब्ज पत्ते के हैं। और ये बात भी साबित हुई कि जो सब्ज़ अलवान है वही नहीं बल्कि उसके अलावा जो दूसरे अलवान भी होते हैं वो भी शुआई तरकीब के अमल में मददगार होते हैं। वो क्या करते हैं? सूरज की शुआओं को हासिल करते हैं और क्लोरोफिल तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, जो 1817 में कैवेंटोन और पेलेटियर थे उन दोनों साइंसदानों ने क्या किया, जो सब्ज़ रंग का मादा था उसको अलहदा किया और उसको क्लोरोफिल का नाम दिया, जिसके माने क्या है? सब्ज़ पत्ते के हैं। 1817। ये लेसन काफ़ी बड़ा है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शुआई तरकीब का अमल कहाँ वाक़ होता है।